चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग अभी सेकेंड लेक्चर पे हैं। सेकेंड टॉपिक हुआ यानी दिस घटना चक्र का, दैट इज एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। इस टॉपिक में टोटल 23 क्वेश्चंस दिया गया है। हम लोग अगेन लाइन से वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल से अगर कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग दिस एक जस्ट डायग्राम है ओवरऑल चैप्टर का कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, उसके बारे में। लास्ट में अगेन जो समरी शीट होता है अगेन अटैच्ड है। आपको एग्जाम में इसको पढ़ने के बाद, इसको 2-3 बार बना लेने के बाद जो क्वेश्चंस होगा उसको रट जाना है और एग्जाम में चले जाना है। सारा कुछ उसमें समरी में ऑलरेडी आपको पता है कि हम डाल देते हैं। ठीक है ना। तो सारा कुछ उसमें पोस्टेड रहता है। एक बार देख लीजिए, इस चैप्टर का ओवरव्यू है और कुछ नहीं है। जैसे इसमें शुरू में दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बात किया है। थोड़ा सा डिटेल इसको हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, बिकॉज देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कहीं ना कहीं ये चैप्टर को छोड़ के ही चले जाते हो। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा है, हालांकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए यहां जियोलॉजी भी लिखा हुआ है टॉपिक में। ठीक है। बिकॉज जियोलॉजिकल टाइम स्केल का और अर्थ का भी इसमें बात किया है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम में क्या चल रहा था, कि बेसिकली कौन सा एटमॉस्फेयर में गैस था, इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टॉपिक में। ठीक है ना। कुछ साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, नाम बात करना जरूरी है। इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, एटलीस्ट 3 साइंटिस्ट का तो नाम आप जरूर देखते हैं। ठीक है। तो उन तीनों का थ्योरीज और साइंटिस्ट का नाम हम लोग डिटेल से बात कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन का बात किया है इसमें कि अभी हम लोग कौन सा, मतलब होमोसेपियंस, उसके पहले कौन सा था, वही एक्चुअल में डायग्राम भी बनाया हुआ है, वही है। दिस इज एस्ट्रेलोपिथेकस, दिस होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, दिस निएंडरथल और क्रो-मैग्नन। 2 टाइप का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी होगा। एक तो क्रो-मैग्नन का नाम पूछता है कि बेसिकली होमो सेपियंस से पहले कौन है, तो आप बात सीधा करते हैं क्रो-मैग्नन का। ठीक है। दूसरा ऑर्डर 3-4 दिया रहेगा, बोलेगा अरेंज करो ऑर्डर में। ठीक है। उस पर भी क्वेश्चंस बनता है। इसमें भी वही है जी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी ऑर्डर अरेंज करने का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। इवोल्यूशन का फिर बात किया है, ये तो खैर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सा चीज। ठीक है। दैट इज टेक्सोनॉमी में भी बहुत कुछ बात होगा, लेकिन एक जनरल इवोल्यूशनरी का इसमें क्वेश्चंस कुछ स्पीसीज का पूछा हुआ है, जैसे मैमथ का भी पूछा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ है, यानी यही मिला जुला के 23 क्वेश्चंस का बेस है। इसी के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, हम स्टार्ट एक पहले टॉपिक से कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन से। अगर आपको क्वेश्चन देखना है क्यों टॉपिक हम पहले लाए हैं, पहले देख लीजिए। दिस इज द टॉपिक। पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा है? चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन epochs, oldest one will come first। मतलब डिफरेंट epochs में कौन पहला आएगा उसका बात कर रहा है। ठीक है। यानी कुछ वर्ड होता होगा क्या, epochs। ठीक है। तो हम लोग को इन सब चीजों को भी समझना है, इसलिए इसको क्वेश्चन का आंसर ना देखते हुए हम लोग सबसे पहले टॉपिक का ही बात कर ले रहे हैं। दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जो ओवरऑल टॉपिक चल रहा है, दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? इपॉक्स का पूछा था कि इपॉक्स को ऑर्डर में अरेंज करो। इसका मतलब कुछ और भी होता होगा, इपॉक्स से कुछ बड़ा भी होता होगा, उससे भी कुछ बड़ा होता होगा, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग सबसे बड़ा भी कुछ देखते होंगे। यानी एक नंबर पे कौन आता है? इयॉन। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ओवरऑल स्केल का बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्केल कौन सा हो गया? इयॉन। ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए हम आपका डायग्राम कॉपी किए हुए हैं। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम ऑलरेडी आपको बता देंगे, वही याद करना है, पूरा नहीं याद करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? एरा। ठीक है। यानी डिफरेंट एरा को भी डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एरा को। फिर थर्ड नंबर पर आता है पीरियड। ठीक है। यानी क्वार्टरनरी पीरियड, ये सब डिफरेंट पीरियड्स है। जुरासिक पीरियड है। ठीक है। तो जो बेसिकली डायनासोर्स का बात करते हो, जुरासिक पीरियड का बात होता है, तो वो चीज समझना होगा यहां पर। फोर्थ आता है कौन सा? एपॉक्स। ठीक है। फोर्थ कौन सा है जी? तो आपने लिखा रहा है, लिखा गया, दिस इज एपॉक। ठीक है। क्वेश्चन इससे लाकर पूछा कि ठीक है, इन एपॉक्स को ऑर्डर में अरेंज करो, इसका बात है। ठीक है। मतलब समझ लो ना कि एक बड़ा से छोटा 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 होते जा रहा है। यानी हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? इयॉन। ठीक है। इयॉन से छोटा, मतलब इयॉन को अगर डिवाइड करना होगा तो किस में करेंगे हम? डिफरेंट एराज में। ठीक है। तो इयॉन से छोटा क्या हो गया? डिफरेंट एरा। ठीक है। डिफरेंट एरा को डिवाइड करना होगा तो किस में करेंगे? क्या लिखा है? पीरियड। यानी उसके अंदर कौन सा आ जाएगा? डिफरेंट एरा के अंदर नीचे आ जाएगा उसके पीरियड।
ठीक है। डिफरेंट पीरियड के नीचे कौन आ जाएगा, दिस इज इपॉक, ठीक है। तो हम लोग इपॉक का बात करेंगे। आप बोलोगे ठीक है इपॉक को डिवाइड करो, हम बोलेंगे नहीं, इसके अंदर डिवीजन जो होता है, जो करंट एज होता है उसको बोलते हैं, और डायरेक्टली हम वर्ड यूज कर देते हैं एज, ठीक है। तो अभी हम एज में हैं, ठीक है। एज से बड़ा कौन सा है, दिस इज इपॉक। यानी अब हम आपसे बहुत तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था कि डिफरेंट इपॉक्स को अरेंज करो, खैर पहुंचेंगे उस पर, इपॉक्स पर। उससे पहले पूरा देखो कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर बोलेगा सबसे पहले कौन सा इयॉन में हो, यह भी तो बात हो सकता है कि पूरा इयॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज फेनेरोजोइक इयॉन होता है। एक नाम है, आपको याद रखना है कौन सा, पहला, दिस इयॉन में हम लोग एक नाम लिख रहे हैं, कौन सा, फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक, जोनिज, ठीक है, दैट इज फेनेरोजोइक, ठीक है। इसके मतलब इसके नीचे जो होता है, मतलब और जो बाकी है उसको हम लोग प्रोटोजोइक वर्ड बोल के खत्म कर देते हैं। प्रोटो ऐसे भी देखना, प्रोटरजोइक, ठीक है, प्रोटरोजोइक, प्रोटरोजोइक, ठीक है। उसके नीचे का आता है, याद नहीं रखना है ये, ठीक है। तो बिना मतलब का अंडरलाइन नहीं कर रहे, इसको हटा दे रहे हैं। आपको याद बस इतना ही रखना है, फेनरोजोइक, ठीक है। तो फेनरोजोइक क्या है, दिस इज द इयॉन। कौन सा इयॉन, अभी जो करंटली जिस इयॉन में है हम लोग उसको बोलते हैं। यानी किसका बात कर रहा है ये, कहां तक का इयॉन पहुंचा हुआ है, मतलब ये वाला पूरा जो डिवीजन है इसका बात करेंगे। चलो अब हम लोग को किस में आना चाहिए, एरा में, ठीक है। हम लोग को किस में आ जाना चाहिए, एरा में। अब क्या करेंगे, इन एराज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन एराज को डिवाइड करेंगे, यानी इसमें क्या किया है, जो फेनरोजोइक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो फेनेरोजोइक इयॉन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कौन सा है, दिस इज सीनोजोइक, ठीक है। कौन सा है, सीनोजोइक। यानी अगर देखोगे तो करंटली हम लोग किस में हैं, सीनोजोइक में हैं। यानी एरा का क्या किया, ये 3 पार्ट में डिवीजन कर दिया, 3 पार्ट में डिवीजन किया। सबसे पहला क्या लिखा, सीनोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक, ठीक है। थर्ड कौन सा है, पैलियोजोइक, कौन सा है, देखो यहां वाला लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज पैलियोजोइक। ये याद करना है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज पैलियोजोइक, दिस इज पैलियोजोइक। अब इसके बाद भी तो होता होगा एरा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, देते हैं एक वर्ड में, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। तो ये जितना भी फिर नीचे आ जाएगा ये क्या हो गया, प्री कैम्ब्रियन एरा। एक्चुअली में देखो अर्थ का जो हिस्ट्री देखोगे तो हम लोग बोलते हैं कि 88%, 88%, 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री इज इन द प्री कैम्ब्रियन एरा। यानी ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये कौन सा हो गया, दिस इज प्री कैम्ब्रियन। देखो यहां लिखा हुआ है ना कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के नीचे का, तो क्या हो गया, दिस इज प्री कैम्ब्रियन। अगर इससे कुछ वर्ड पूछा एग्जाम में तो एक ही बात पूछेगा कि मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा एक्चुअली में कितना है, कितना है, तो आप सीधा बोलोगे दिस इज 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। दिस इज 88% ऑफ द, ये दब गया, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, काम का बात यही है कि प्री कैम्ब्रियन कितना है, दिस इज एक्चुअली 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। 88%, 90% भी याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 88, साफ नहीं लिखा रहा है, सॉरी, देख लेना इसको, एक सेकंड रुको, कर ही देता हूं। 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री क्या चला गया, कैम्ब्रियन के नीचे, क्या बोलोगे इसको, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। बाकी हम लोग ऊपर का पढ़ रहे हैं, कितना पार्ट में डिवाइड किए, ऊपर में हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड किए, 3 में। कौन कौन सा था, सेनोजोइक, मेसोजोइक और दिस पैलियोजोइक। कौन कौन सा है, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक, ये 3 आप याद रखोगे। अब इसमें कुछ कुछ इवेंट्स हुआ है उसको याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे सीनोजोइक में तो एक बात समझ में आ गया कि दिस इज 66 से अभी तक का एरा का बात कर रहा है, दिस इज सीनोजोइक। यानी सीनोजोइक क्या है, दिस इज 66 है, हम रफ वैल्यू लिख रहे हैं, 65 मिलियन ईयर्स से अभी तक प्रेजेंट, ठीक है। 65 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट तक को क्या बोल देते हो, 65 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट को क्या बोलते हो, इसको
आप बोलते हो सिनोजोइक, ठीक है, इसी को बोलते हो एक्चुअली में सिनोजोइक। अब इसका भी डिफरेंट डिवीजन है, इसका डिफरेंट पीरियड्स का डिवीजन है, याद रखने का जरूरत नहीं है। पीरियड में बस याद रखना हो तो क्वार्टरनरी पीरियड याद रखिएगा, जो अभी रिसेंट चल रहा है, यानी आप किस पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, आप क्वार्टरनरी पीरियड में हैं। कब तक डिवाइड हुआ है? 2 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। बट बेसिकली किसका बात कर रहे हैं हम लोग? 2 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं है कि आप पूरा याद करेंगे यहां से यहां, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से अगर निकालोगे, मतलब तीनों एरा का, जो 3 एरा हम लोग पढ़े हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखोगे तो मेसोजोइक का भी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मेसोजोइक में क्या लिखा हुआ है? जुरासिक, ठीक है। मेसोजोइक में क्या लिखा हुआ है? देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, मेसोजोइक में क्या लिखा है? जुरासिक। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि बेसिकली डायनासोर्स किस एरा में आया था, तो ये सिनोजोइक नहीं है, ये हमारे पहले के एरा में है, यानी इट इज बिफोर कितना? 65 मिलियंस, ठीक है। दिस इज बिफोर 65 मिलियन ईयर्स के पहले का कहानी चल रहा है, किसका? डायनासोर का, ठीक है। तो उस तरह से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी से तरह से फेनरोजोइक देखो, फेनरोजोइक में 2 वर्ड याद रखोगे, ठीक है। एक तो पर्मियन पीरियड, ठीक है, एक किसका बात कर रहे हैं? पर्मियन पीरियड। देखो पर्मियन पीरियड एक्चुअली में क्या है, जिसमें बेसिकली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आया था। एक बात समझने का कोशिश करो, ये लास्ट वाला है, ठीक है। यहां पैलियोजोइक एरा खत्म हो रहा है, पीरियड इस पीरियड में खत्म हो रहा है, किसमें? पर्मियन में। यानी कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आया होगा, ठीक है, जिसमें लाइफ पूरा खत्म हुआ होगा, फिर से इवॉल्व हुआ होगा। हम लोग बोलते हैं 90% से ऊपर लाइफ खत्म हो जाता है। एक्चुअली में जो एरा का डिवीजन है, इसका डिवीजन ही ऐसे किया गया है, हर एरा के बाद कुछ एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स आया है और वो एरा ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब जैसे देखो ना, एरा चाहे इसका भी कह रहे हैं, पीरियड में भी एक बड़ा इवेंट का बात किए, जुरासिक, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बेसिकली उसी में डायनासोर्स दिस प्रोड्यूस हुआ और उसी में खत्म हुआ, यानी उसी में इवॉल्व होकर उसी में खत्म हो गया, तो उसको हम बेसिकली पीरियड बना दिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वर्ड जुरासिक पीरियड, ठीक है। अब पूछेगा जुरासिक पीरियड किस एरा में आता है? मेसोजोइक एरा में। इस तरह का क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, उस समय इतना डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि जुरासिक पीरियड किस एरा में आता है? क्या बोलोगे? मेसोजोइक एरा। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा रटने वाला है, ये पहले आप नहीं पढ़े रहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पैलियोजोइक, हम लोग बात कर रहे थे ना, पैलियोजोइक में कौन सा याद रखे हो? दिस इज पर्मियन पीरियड। दूसरा कार्बोनिफेरस वर्ड याद रखोगे, ठीक है, कार्बोनिफेरस, ठीक है। कार्बोनिफेरस मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है, बेसिकली जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है? कार्बोनिशियस दिस कार्बोनिफेरस पीरियड में। किस में हुआ है? कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब हम आपसे पूछेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड किस एरा में बिलोंग करता है, आप सीधा बोलोगे दिस इज पैलियोजोइक। किसमें है? दिस इज पैलियोजोइक, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? पैलियोजोइक। तो कार्बोनिशियस पीरियड पैलियोजोइक, जुरासिक, मेसोजोइक, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी के आसपास पूछ रहा होता है, ठीक है। ये वाला याद हो गया कि पूछेगा 80 मतलब दिस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हम लोग बात किए थे? 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री कहां है? उसमें आता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन इधर का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ किसमें? इपॉक। इसका फर्दर सब डिवीजन हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? इपॉक। देखो पीरियड के नीचे आ गए इपॉक, ठीक है। पीरियड समझ में आ गया कि एक ही पीरियड का हम बात करें कि क्वार्टरनरी पीरियड याद रखना, जुरासिक इसके अंदर आता है तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये इमेज में से जो जो अंडरलाइन किया है उसको याद रखना। जुरासिक, मेसोजोइक, पर्मियन। पर्मियन क्या बोले हम? वहां भी बोला जाता है कि 90% ऑफ द अर्थ लाइफ, सॉरी अर्थ नहीं, 90% ऑफ द लाइफ एक्सटिंक्ट हो गया था। कब हुआ था? पर्मियन पीरियड में, पूरा अर्थ पर, ठीक है, ऐसा चीज हुआ था। और फिर एरा चेंज हो गया, कौन सा हो गया? मेसोजोइक, ठीक है। तो कुछ खास बात नहीं कर रहे हैं, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस हम आपसे छोटा सा बात किए कि देखो समय को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक सबसे बड़ा समय लिए, उसको बोले इयॉन, फिर बोले एरा, एरा को डिवाइड किए फर्दर, दिस इज इन पीरियड, और उसको फर्दर डिवाइड कर लिए हम लोग इपॉक में, ठीक है। इयॉन अगर हम पूछें कौन सा इयॉन चल रहा है, आप बोलोगे फेनरोजोइक इयॉन चल रहा है। कौन सा इयॉन चल रहा है? फेनरोजोइक इयॉन चल रहा है, ठीक है। नीचे का दिस प्रोटेरोजोइक याद रखने का जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। एरा बोलेगा तो एरा एक्चुअली 4 पार्ट होता है, यहां 3 पार्ट और एक पूरा नीचे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। एरा कौन कौन सा हो गया? सिनोजोइक एरा, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। सिनोजोइक किसको बोलते हैं? 65 मिलियन ईयर से प्रेजेंट तक को, ठीक है। फिर हो जाता है मेसोजोइक, तो बस ऑर्डर याद रखना, ठीक है। आप चाहो तो सीएमपी से भी याद रखते सकते हो, ठीक है।
CMP से भी याद रख सकते हो, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। आपका अपना तरीका है, जो मन हो उससे याद कीजिए, बस याद कीजिए, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। क्लियर है इतना दूर? अब हम लोग क्या किए कि इसका पीरियड देखने लगे। पीरियड में कुछ पीरियड तो इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका नाम हमको जानना पड़ेगा। पहला पीरियड सिनोजोइक का है, ठीक है। कौन सा? क्वार्टरनरी पीरियड। कौन सा? क्वार्टरनरी पीरियड। क्यों है क्वार्टरनरी पीरियड इंपॉर्टेंट? बिकॉज अभी हम लोग क्वार्टरनरी पीरियड में ही हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी पीरियड में देखोगे तो कहां का बात कर रहा है? जो अभी तक हम लोग, मतलब जो रिसेंट ईयर्स चल रहा है, मतलब दिस इज प्रेजेंट टू 2 बिलियन ईयर्स, ठीक है। कहां तक अब बात करता है क्वार्टरनरी में? 2 मिलियन ईयर्स, ठीक है। यहां तक आएगा तो कितना आएगा? 2 मिलियन ईयर्स, ठीक है। उतना भी नहीं जरूरत है याद रखने का, बस हम बता रहे हैं कि इसको बोलता है क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। उसके नीचे टर्सरी आ जाता है, ये सब उसमें बात होता है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट जुरासिक पीरियड। किस एरा में बिलोंग करता है? क्या बोलोगे? मेसोजोइक। क्या बोलोगे यहां पर? मेसोजोइक। बोलेगा कोल का फॉर्मेशन कब हुआ था? आप बोलोगे कार्बोनिफेरस एरा में, ठीक है। सॉरी, कार्बोनिफेरस पीरियड। एरा हम गलती से बोले ना, क्या होना चाहिए? कार्बोनिफेरस पीरियड। पूछेंगे कोल का फॉर्मेशन कब हुआ है, क्या बोलोगे? कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। पर्मियन पीरियड का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले दूसरे एग्जाम्स में, इसमें नहीं पूछा है इसलिए घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है। इसमें पूछता है कि दिस 90% ऑफ द लाइफ एक्सटिंक्ट इन विच पीरियड, तो उसमें आंसर क्या है? दिस इज पर्मियन पीरियड, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों दिस पैलियोजोइक में आता है, जुरासिक मेसोजोइक में आता है। अब फर्दर आ जाओ, ठीक है। फर्दर हम लोग हैं किस में? हम लोग सिनोजोइक एरा में। हम लोग किस में है? सिनोजोइक एरा में। ये जो सिनोजोइक एरा है, इसको पीरियड और फिर इपॉक्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो आपको ये 6 इपॉक्स है, ठीक है, सॉरी 7 इपॉक्स है, इसका नाम याद रखना है। ये जो 7 इपॉक्स है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। अभी जो हम करंटली हैं वो होलोसीन में है, ठीक है। ये कौन सा आ गया? इपॉक, ठीक है। इसको नाम याद रखोगे, जैसे भी रखना है, ये पूछा हुआ भी है आपको, ठीक है। ये 6 7 नाइम्स है। देखो ये 1 और 2 किस में आ जाता है? क्वार्टरनरी पीरियड, लेकिन हम लोग लाइन से लिख देते हैं 5 6 7। बस इतना ही है, नंबर याद रखिएगा आप, ठीक है। ऑर्डर में याद रखते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर याद रखने के लिए एक जस्ट ये भी बनाया हुआ है निमोनिक्स। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करोगे, ऐसे ही बनाना पड़ता है इसमें। देखो यही है, PEOM-PPH, ठीक है। PEOM-PPH। पी से यहां पर क्या होगा? हम लोग पैलियोसीन पहले का बात करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ना, देखो पैलियोसीन, ठीक है। उधर का बात होगा, चलो उसी में देख लो, नहीं तो झूठ का कंफ्यूज हो जाओगे, सारा डायग्राम दिखा देंगे तो, ठीक है। चलो यहीं पर आ जाओ, क्या है? पैलियोसीन, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा? इयोसिन। नीचे से ऊपर चल रहे हैं, पैलियोसीन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन, ठीक है। तो बस याद रखना मजबूरी है। ऊपर से देखोगे तो होलोसिन प्लिस्टोसिन, होलोसिन प्लिस्टोसिन कॉमन है, याद रह जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आता है। कौन सा? होलोसिन प्लिस्टोसिन, ठीक है। फिर प्लायोसिन मायोसिन, ठीक है, वैसे याद रख लो, प्लायोसिन मायोसिन। उसके बाद ओलिगोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन, ठीक है। थोड़ा 2-3 बार रटना होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है, आपको रटना होगा। तो निमोनिक से भी याद रख सकते हो, लेकिन पी 3 बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत काम नहीं करेगा जब ज्यादा पी वहां पर दिख जाएगा और उसमें कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा तो, ठीक है। इसलिए याद रखो, होलोसिन प्लेस्टोसिन। पहला क्या है? होलोसिन, जिसमें हम लोग अभी हैं। दिस इज प्रेजेंट टू 11,000 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज टुडे टू 11,000 ईयर्स, यानी कहां हो अभी? अभी हम लोग किसमें हैं? हम लोग एक इपॉक में हैं और उसका नाम क्या है? होलोसीन, ठीक है। हम लोग एक इपॉक में और उसका नाम क्या है? होलोसिन। वो 11,000 ईयर्स तक का बात कर रहा है। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स तक क्या चला था? प्लिस्टोसिन। 2 मिलियन ईयर्स तक क्या चला था? प्लिस्टोसिन। नेक्स्ट इज प्लायोसिन। हम इसमें डेट आपको नहीं बोल रहे हैं, याद रखने, 2 से 5 बिलियन ईयर्स तक चला है, ठीक है। कौन सा? दिस इज प्लायोसिन। मायोसिन, मायोसिन अब तो ज्यादा हो जाएगा, ये बेसिकली हमको लगता है दिस इज 25 मिलियन ईयर्स तक का बात हुआ है, ठीक है। चलो उतना भी नहीं रटना है, ठीक है। हम लोग बस नाम रट लें, काम काफी है हमारे लिए। होलोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन, ठीक है। याद रहेगा, होलोसिन, प्लिस्टोसिन, दिस प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन और दिस पैलियोसिन, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यही क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इपॉक्स, मतलब हम लोग जो अभी इपॉक याद किए उसका बात बोल रहा है। एक बार इपॉक याद करने का कोशिश करो। चलो इसको छोड़ो, पहले क्या था, सबसे पहले किसमें हम लोग, होलोसिन, किसमें हम लोग, होलोसिन। उसके बाद दूसरा नंबर पर प्लेस्टोसिन। होलोसिन प्लेस्टोसिन एक साथ याद रखो, हो जाता है याद। कौन कौन सा, होलोसिन प्लेस्टोसिन एक साथ याद रखिए। उसके बाद आ जाता है आपका प्लायोसिन, ठीक है, प्लायोसिन मायोसिन एक साथ याद रखो, प्लायोसिन मायोसिन एक साथ याद रखो। उसके बाद 3 बचता है हमारे पास, ओलिगोसिन, इयोसिन, सॉरी ओलिगोसिन और कौन सा होगा, हाँ इयोसिन, सही है, ओलिगोसिन और इयोसिन और पैलियोसिन। कौन कौन सा है, ओलिगोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन, ये लास्ट का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से याद करने का कोशिश कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का, कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करके भी बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग किस में हैं, होलोसिन में, अभी हम लोग किस में हैं, होलोसिन में, यानी ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो सबसे आगे कौन आएगा, दैट इज होलोसिन, ठीक है। तो होलोसिन तो हो गया मेरा, ठीक है, होलोसिन हो गया, यानी अब हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इकोसिन, सॉरी इयोसिन, इयोसिन लिखा है, मतलब नहीं है हमारे पास। हम आपसे बोले थे 2 याद रखे, काम चल जाता है। कौन कौन सा, होलोसिन प्लेस्टोसिन, कौन सा, होलोसिन प्लेस्टोसिन। अब देखो दूसरा क्या है, प्लेस्टोसिन। अगर सिर्फ 2 भी पता है तो आप क्या मार्क कर दोगे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से मार्क करने का कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं कि हमको पूरा याद हो, लेकिन हमारा काम चल जाता है अगर हम लोग को थोड़ा बहुत भी इसमें पता होता है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगा कि ये आपके लिए नया था, जनरली आप बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सा कुछ इसमें आप पहले से भी जानते हैं। देखिए, Which of the following gases were absent in the atmosphere of the primitive Earth? कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में एब्सेंट था जब प्रिमिटिव अर्थ का, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ का बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा समझो कहानी क्या है, ठीक है, इतना तो समझ रहे हो ना कि बेसिकली हम लोग अर्थ का एज बोले तो हम लोग बोलते हैं दिस इज 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अर्थ का एज बोलोगे तो कितना है, अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स। लेकिन जब अर्थ था स्टार्टिंग में तो आपको क्या लगता है कैसा होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, नहीं, ठीक है। अर्थ क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा और कंटिन्यूअसली गैसेस ये सब निकल रहा होगा, कूल होने का कोशिश हो रहा होगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ में किसी तरह का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशियली देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है मेरा बात, इनिशियली देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम आपसे बोले कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो कूलिंग प्रोसेस हो रहा है तो कुछ इवॉल्व हो रहा है, गैसेस इवॉल्व हो रहा है, धीरे 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 करके एक एटमॉस्फेयर बनना चालू हुआ होगा। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर बना होगा इसमें क्या होगा, इतना तो श्योर है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी बाकी गैसेस प्रेजेंट था, इसीलिए आपको शायद मालूम होगा कि हम लोग प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो क्या वर्ड यूज करोगे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए क्या था, दिस इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन। अब देखो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मत बोलना कहां दिया है घटना चक्र में, ठीक है। हम आपसे बोले थे कि हम आपको डिफरेंट एग्जाम्स का भी क्वेश्चन यहां बता देंगे। हाँ, क्वेश्चन यहां लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन है नहीं तो क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या होगा, ये ऐसे ही इमेज अच्छा लगने के लिए डाला गया है। क्या होगा, एक्चुअली में मिथेन था उस समय, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड भी था और नियॉन भी गैस था, अमोनिया तो बात कर ही लिए। तो ये डिफरेंट गैसेस था, ठीक है, जो कि फिर धीरे धीरे, मतलब शुरू में क्या होगा, डिफरेंट गैसेस होगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो यहां एब्सेंट का बात किया है, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। धीरे धीरे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, तो फोटोसिंथेटिक के लिए दिस साइनोबैक्टीरिया आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले वही आएगा, कौन, साइनोबैक्टीरिया। और जब साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं आप, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी वर्ड यूज कर रहे हैं, बात किया जाएगा कभी उसके बारे में। तो वो क्या करेगा,
इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज करना चालू करेगा। जहां वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज आना चालू होगा। ये कहानी है इसका, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आंसर क्या हो गया? कौन सा गैस एब्सेंट है प्रिमिटिव अर्थ में? ऑक्सीजन एब्सेंट है जी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। हम लोग दोनों तरह से देख रहे हैं कि पहले बनाते हैं उसके बाद का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर ऑप्शन ही देख लो, ठीक है। 1 1 1 1 तीन जगह दिख रहा है, 2 और 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 3 का बात कर लेते हैं, 1 देखा जाएगा, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, ठीक है। बात करेंगे, मान लो नहीं आता है, ठीक है, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करता है, मान लो आपको नहीं मालूम है, थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये तो अभी बात की ना कि साइनोबैक्टीरिया आया था, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के आने के बाद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एमिट हुआ। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एमिट होगा तो कंपोजिशन चेंज होगा, यानी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी अब हम बोल सकते हैं कि चलो 3 3 वाला है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, 1 ओनली का सवाल यहां पर नहीं उठ रहा है, यानी 1 को बाद में अब लोग देखेंगे। अब ऑप्शन हमारे पास 3 बचा है, यानी दूसरा ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये है कि नहीं, ठीक है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 million years ago, there was 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहां तो 54% का बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो इनिशियल एटमॉस्फेयर है क्या है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। इनिशियल एटमॉस्फेयर क्या है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है तो ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। यानी हमको पता चल गया कि दूसरा ऑप्शन तो गलत है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। यानी अगर हम पहला ऑप्शन नहीं भी जानते हैं, पहला ऑप्शन हम नहीं भी जानते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। ये क्या है होगा? दिस इज, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हम जानते हैं कि दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट तो यही 3 में है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी ये जो डाउट वाला है कि अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है कि नहीं, हम जाने या ना जाने, इससे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं जी, ज्यादा बढ़ गया ना, चलो इतना ही काम चलाते हैं। देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड few 100,000 years। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को समझने का कोशिश कीजिए। देखो, अर्थ को हम लोग बोलते हैं कि इट एक्ट्स एज लाइक अ डायनामो, ठीक है। अर्थ को हम लोग बोलते हैं कि इट एक्ट्स लाइक अ डायनामो, ठीक है। अब डायनामो में भी 2 वैरायटी का हम लोग बात करते हैं जब हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज का बात करते हैं, ठीक है। एक होता है यहीं पे बात करें, एक होता है जिसमें पीरियोडिक रिवर्सल होता है, ठीक है। एक क्या होता है? जिसमें पीरियोडिक रिवर्सल होता है। अच्छा, पीरियोडिक रिवर्सल का मतलब समझ रहे हो कि एक लिमिटेड टाइम में इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ व्हाट? दिस इज अबाउट द पोलैरिटी, ठीक है। तो दिस इज पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन ले लो, सन यही है, ठीक है। सन बेसिकली पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी करता है, ठीक है। यानी सन का जो पोलैरिटी है, यानी सन का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, हर 11 साल में, ठीक है, हर 11 ईयर्स में, ठीक है, 11 ईयर्स में सन का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। 11 ईयर्स में क्या होता है? सन का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। अब ये तो बेसिकली 11 साल में आप जानते हो कि सोलर फ्लेयर्स ये सब भी बढ़ने लगता है, उसको भी हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि सन का पोलैरिटी हर 11 साल में चेंज हो रहा है और उस टाइम में सोलर फ्लेयर्स बढ़ जाता है। हम लोग को स्टडी करना है, मतलब आदित्य L1 जो हम लोग भेजे हैं वो जाके ये सब स्टडी करेगा, ठीक है। क्या चल रहा है भाई, क्यों चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, और सोलर फ्लेयर्स होता है तो क्या होता है, इस तरह का बात वो पढ़ाई करेगा, ठीक है। मतलब दिस आदित्य L1 पढ़ाई करेगा, ठीक है। एक तो समझ गए, दिस इज पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। एक होता है दिस रैंडम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, एक होता है दूसरा रैंडम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। वही हमारा सिचुएशन है, रैंडम रिवर्सल ऑफ
ऑफ पोलैरिटी, ये हमारा है, हम लोग यही है अर्थ का, हमारा मतलब अर्थ पे ही है ना जी, ठीक है। तो अर्थ का ये सिचुएशन है, यानी अर्थ अपना पोलैरिटी चेंज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 साल में हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 साल में हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी किस में रहता है, अर्थ का पोलैरिटी में। मतलब हम लोग नहीं जानते हैं कि अर्थ अपना पोलैरिटी कब चेंज करेगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया इसका 1 और 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, एक सेकेंड, स्मॉल ब्रेक पानी का। देखो, अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, फोर्थ हुआ ना, दिस इज फोर्थ, ठीक है, दिस इज फिफ्थ। अब ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्चुअली में उसी का बात हो रहा है, ठीक है। दिस अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अप्रोक्सीमेटली, देखो लाइफ कब अर्थ पर इमर्ज हुआ था, दैट इज पैलियोजोइक एरा। कब हुआ था जी, बताओ बताओ, कौन सा एरा का बात हो रहा है, पैलियोजोइक एरा। जब हम लोग बोलते हैं पहले, क्योंकि हम आपको देखो बोले थे ना, परमियन, बेसिकली परमियन पीरियड में लाइफ पूरा एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। उसके पहले कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में आपका कोल बना, तो यानी उसके पहले लाइफ होता ही होगा, ठीक है। तो ये कब का समय है जब लाइफ इवॉल्व हुआ, हम लोग बोलते हैं इसी के दौरान लाइफ इवॉल्व भी हुआ था। तो इसलिए कौन सा हो गया, दिस इज पैलियोजोइक एरा, यानी ये सब किसका बात हो जाएगा, 200 मिलियन ईयर्स से पहले का। वही क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 200 मिलियन ईयर से अलग पहले का, यानी ये वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बिफोर, और ऐसे भी देखोगे तो इसमें दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन नहीं था, ये सब काफी छोटा छोटा दिया, हम लोग को काफी बड़ा लेवल पर बात करना है। 200 मिलियन से उस तरह का बात हो रहा है, तो उसमें यही आएगा। लाइफ इवॉल्व होने का बात कर रहा है, सबसे पहले बार ओशियन में लाइफ इवॉल्व हुआ है, ये उसका बात करेगा। क्लियर है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, हम लोग अभी बात की, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका साइनोबैक्टीरिया ही है। फिर बोलोगे तो फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है कि बैक्टीरिया है, आप ये भी तो सवाल पूछ सकते हो। देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक्चुअली में आर्केई बैक्टीरिया, हम लोग टेक्सोनोमी में बात करेंगे, लेकिन ये आर्केई बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है, यानी सबसे पहला जो बैक्टीरियल कैटेगरी है, ठीक है। तो आप बोलोगे एल्गी क्यों बोले, क्योंकि जब स्टार्टिंग में देखे ना तो ये एकदम दिख रहा था कैसे, ये कॉलोनी में रहता है, मतलब एक साथ रहता है कॉलोनी में, तो आपको कैसा दिखा, एल्गी जैसा। लेकिन एक्चुअली में बाद में समझ में आया कि भाई ये एल्गी नहीं, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हुआ, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो डार्विन वार्विन ये सब पे आ गए हम लोग, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले पूछ रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, बताने का भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर, दिस इज डार्विन। बुक भी है, फोटो देख लो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो यही लिखा है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, यानी ये जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है, दिस वाज बेस्ड ऑन किस पे है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। कौन सा होगा जी, कौन सा होगा, सोचिए इस पे, ठीक है। This is overproduction, struggle for existence and variation and survival of the fittest or all of the above। देखो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कब होगा जी, ओवर प्रोडक्शन होगा तब तो, यानी ये भी बात सही है। और ओवर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, समझ में आया। ऐसे देखने में लगता है क्या है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन आप समझो ना सर्वाइवल कब का बात करेंगे, जब ओवर प्रोडक्शन होगा। ओवर प्रोडक्शन होगा तो आपस में स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करेगा तो उसी में सर्वाइवल होगा। तो ये बेसिकली ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। इसी में हम लोग थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में शायद एक सेकेंड,
नहीं लगा है स्लाइड। चलो एक जनरल थ्योरीज का बात करें, हमको लगा कि हम स्लाइड ऐड किए, शायद लास्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत समझ लो, इवोल्यूशनरी थ्योरीज का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जैसे 3 थ्योरी बोलते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। इवोल्यूशन का जब बात करते हैं थ्योरीज का, यही है ना जी, इवोल्यूशनरी थ्योरीज का ही चैप्टर है। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है ये? हाँ चलो यहां भी देख सकते हैं हम लोग, इन दोनों का भी आंसर पहले देख लो, फिर यहीं पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। पहले देखो, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन बताया है? अगेन आप क्या बोलोगे? दिस इज डार्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, हु एक्सप्लेन्स द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? यहां डार्विन नहीं है, ठीक है। यहां आंसर क्या होगा? लामार्क, ठीक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लामार्क। इसलिए बोले कि इवोल्यूशनरी थ्योरीज को आपको जानना होगा। 3 थ्योरी है एक्चुअली में, ठीक है। सबसे पहले लामार्क है, ठीक है। सबसे पहला जो थ्योरी दिया है, कौन दिया है? लामार्क, ठीक है। लामार्क, एक्चुअली में लामार्क जो थ्योरी दिया है उसको हम लामार्किज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लामार्किज्म भी वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली में लामार्क एक बुक लिखे थे, आपको जैसे डार्विन का बुक का नाम याद है ना? क्या था डार्विन का बुक का नाम? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उसी तरह से लामार्क के भी बुक का नाम आपको याद रखना है, दिस इज फिलोसफी जूलॉजिका, ठीक है। इनका जो लिखा हुआ बुक था, एक्चुअल में फिलोसफी जूलॉजी भी याद रख सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल स्पेलिंग इसका क्या हुआ जी? लिखा के मेरा फिलोसफी जूलॉजिका, ठीक है। तो लामार्क जो थ्योरी दिए थे, ये इनको हम लोग लामार्किज्म, उनका थ्योरी जो फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लामार्किज्म। एक्चुअली में जो इनका थ्योरी था, दिस इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इनका थ्योरी किस पर बेस्ड है? दिस वाज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, उसका बात किया है। ये थ्योरी का बस नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। लामार्क का थ्योरी का नाम क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ acquired characteristic। अब इसका मतलब नहीं समझे होगे, ठीक है। ये एक्चुअल में यूज और डिसयूज पर बात करता है। ये बोलता है कि जितना जिस ऑर्गन को यूज करोगे ना, जितना जिस ऑर्गन को यूज करोगे, उस ऑर्गन का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। मेरा बात समझ में आया क्या? बोले जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का जितना यूज करोगे, उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिया, ये बोला देखो, जिराफ जो है गर्दन उठा उठा के खा रहा है, ठीक है। तो गर्दन क्या हो गया? जिराफ का लंबा हो गया। बोला एक्वेटिक बर्ड्स दिस अपने मतलब फिन्स, ये दिस लेग का यूज कर रहा है कि पानी में वो जा सके, आगे जा सके, फिन्स बनाकर, ठीक है। उस तरह का यूज कर रहा है एक्वेटिक बर्ड्स। तो क्या हुआ? धीरे धीरे उनके लेग में फिन्स डेवलप हो गया ताकि वो आगे तक पहुंच सके। यानी ये क्या हो रहा है? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है। ये बोला कि देखो, स्नेक पैर का यूज नहीं कर रहा है तो स्नेक का पैर चला गया, ठीक है। यानी जो जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज कर रहा है, उसका ऑर्गन उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसलिए बोलते हैं दिस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक को, ये है। देखो, इसका थ्योरी सुनने में भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है, सही बात लगता है कि भाई जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करोगे वो अगले जनरेशन में ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा आएगा, इस तरह का बात करना चाह रहा है। लेकिन साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ये थ्योरी गलत है, ठीक है। ये कैसे हुआ? इसके लिए क्या किया? रैट लिया, रैट का दिस टेल को कट कर दिया और मल्टीपल जनरेशंस तक किया था। आई थिंक 24 जनरेशंस तक उसका टेल को कट करता रहा। फिर अब 25th जनरेशन, क्योंकि 24 जनरेशन तो टेल यूज नहीं ना हुआ रैट का, पैदा होते ही काट दे रहा था। तो इसका मतलब अब 25th जनरेशन में टेल आइदर छोटा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जब 25th जनरेशन हुआ तो देखा भाई टेल तो उतना ही बड़ा है। यानी लामार्क का जो थ्योरी था, दिस वाज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहीं पर अपने आप फेल हो जाता है, ठीक है। अब लामार्क के बाद कौन आते हैं? दिस इज डार्विन, ठीक है। लामार्क के बाद भाई डार्विन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। डार्विन बड़ा आदमी हो गए थे, डार्विन, ठीक है। डार्विन का थ्योरी नहीं, डार्विन को तो हम एरा बोलते हैं, ठीक है, कि डार्विन थ्योरी नहीं दिया था, डार्विनियन एरा कहलाने लगता था। यानी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसी पर मतलब उसके थ्योरी के सराउंडिंग चलने लगा था,
ठीक है, कभी अलग मतलब डार्विन के बारे में डिटेल से बात किया जाएगा, यहां पर लंबा हो जाएगा डार्विन का बात किया जाए। डार्विन बुक कौन सा लिखे अभी हम लोग देखें, दिस इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका जो थ्योरी था दिस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन, जो कि लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी इमेज में दिया हुआ है। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे इसका थ्योरी क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इनका बुक का नाम आपको याद रहेगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका थ्योरी का बेसिस क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन बढ़िया लग रहा है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन होने में मतलब धीरे धीरे स्पीसीज में टाइम लगेगा। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं कि 2 दिन का इवेंट है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक लंबा पीरियड तक धीरे धीरे बिलियन ऑफ ईयर्स में होता है। लेकिन हम लोग ये भी देखें कि कभी कभार न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आए थे एक आदमी ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। कौन सा हम बात कर रहे हैं आपसे, ह्यूगो डी वेरिस। इनका VRIES, ठीक है, इनका थ्योरी था, इसको हम लोग बोले थे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ये कौन सा थ्योरी बोल रहे हैं, म्यूटेशन का थ्योरी, ठीक है। अब म्यूटेशन में क्या होता है आप भी जानते हो, एक सेकंड लिख लेने दो खाली, यहां पर बस 3 वर्ड याद रखना, दिस इज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। देखो ये सारा डिटेल्स जो है ना लास्ट में भी हम आपको अच्छे से एक शीट में कर दिए हैं, जो रिवीजन शीट है। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए डिटेल से देख लेना है, रिवीजन शीट में ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, लिखना नहीं है अभी, बस समझते जाओ यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको 3 थ्योरी याद रखने हम बोले, पहला लामार्क का थ्योरी, दूसरा डार्विन का थ्योरी, तीसरा ह्यूगो डी वेरिस का थ्योरी। ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी में क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली जो स्पीसीज अराइज होता है वो म्यूटेशन के कारण अराइज होता है, ठीक है। बेसिकली जो न्यू स्पीसीज आता है वो कैसे आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। तो सडन अपीयरेंस जब स्पीसीज का हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। इसका बात किया है ह्यूगो डी वेरिस। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लिए। अब तो उसी के सराउंडिंग बहुत सा क्वेश्चन रहेगा ना, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब अभी हम आपसे बात किए म्यूटेशन थ्योरी कौन बोला था, ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस कौन दिया है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज दिस इनिशिएटेड बाय कौन होगा, दिस ह्यूगो डी वेरिस। अब तो हम लोग को देखना भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्टली ह्यूगो डी वेरिस का बात करना है, ठीक है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम इसलिए बोल सकते हैं, ये यूपीएससी पूछा हुआ है, मैच करने का बात किया है जी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का बेसिक प्रॉब्लम अगर देखोगे तो इसमें से काफी कुछ हम लोग पहले से नहीं जानते हैं, उस टाइप का भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। जैसे देखो इस दोनों लिस्ट को मैच करना है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, इसको तो आप जानते हो कौन हो गया, दिस डी वेरिस, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ए का 4, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ए का 4 यहां 2 में है, ऑप्शंस 2 में है, इधर नहीं, इधर लिखा जाता है ना, कभी भी इधर नहीं इधर लिखते हैं ताकि हम लोग को बनाने में सही रहे, ठीक है। दूसरा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आप जानते हैं, दिस इज डार्विन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है बदमाशी करके, यानी आपको इन दोनों में से एक को जानना होगा, ठीक है। यानी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या लिख रहा है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली में कौन दे रहा है, दिस इज बीडल एंड टेटम, ठीक है। ये कौन दे रहा है, दिस इज बीडल एंड टेटम। लास्ट आपका है ऑपरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट इज बाय जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट वाज बिकॉज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी का 2, यानी कौन सा आंसर हो गया जी, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको थोड़ा सा थ्योरी है और किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, एक बार बस देख लीजिएगा, कभी गलती से कहीं पूछ लिया तो हम लोग बस डायरेक्टली थ्योरी यहां पर रट लेते, सबका डिटेल्स कितना याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं नहीं पूछा इन थ्योरीज को, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर था, दिस वाज 10, दिस इज 11, 23 क्वेश्चन है जी, अब बच्चा जैसा है, ठीक है। 12, 13 स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट था इसलिए टाइम लग गया। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या होगा, खुद सोचो, दिस इज म्यूटेशन होगा क्या, नहीं। अचीव्ड क्वालिटी ऐसे ही बात कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका भी बात नहीं कर सकते, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन
द लॉस ऑफ लिम इन अ स्नेक, अभी जो बात किए थे कौन दिया था? लामार्क। कौन दिया था? लामार्क। बोला अभी स्नेक का हम एग्जांपल भी लिए कि बेसिकली लिम्स उसका अपने आप, मतलब वो लिम्स का यूज नहीं कर रहा, मतलब पैर हाथ का यूज, लिम्स मतलब वही होता है ना जी, पैर हाथ का यूज नहीं कर रहा तो खत्म हो गया, ठीक है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन अ स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेनन ऑफ, दिस इज, कहां गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। हाँ ऑफ कोर्स क्या होगा, दिस इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कौन बोला? लामार्क। तो दिस इज लामार्किज्म। क्वेश्चन नंबर भूल जा रहा हूं ना, 13 से आ गया कौन? 14। The reason of large scale diversity among the organism is adaptation, cooperation, this mutation और polyploidy, ठीक है। polyploidy हम आपको डिटेल से बता भी देते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले देखो वर्ड क्या है, एडेप्टेशन, कॉपरेशन तो नहीं होगा, लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का बात कर रहा है। एडेप्टेशन तो अच्छा अडेप्ट कर गया तो काहे दिक्कत होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? म्यूटेशन। अब देखो पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी सुनने में थोड़ा सा अलग नाम लगता है, ठीक है, लेकिन अब याद करो, हेप्लॉइड याद है, डिप्लॉइड याद है। हम लोग क्या बोले थे कि जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। यानी जैसे हमारा जो भी सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो उसको क्या बोलोगे? डिप्लॉइड सेल है। यानी हम अपनी स्किन का सेल निकाल के बोलेंगे ये किस तरह का सेल है, तुम बोलोगे डिप्लॉइड है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। वहीं जो 6 क्रोमोसोम्स होता है, यानी 10 गैमेट्स होता है, 6 गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो होता है उसमें क्या होता है? दिस इज हेप्लॉइड, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। मात्र एग्जांपल हम लोग किसका बोलते हैं? दैट इज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसमें होता है? हेप्लॉइड में। अब पॉलीपॉलिडी मतलब मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी जब मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ये ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको ये वर्ड नया दिखा होगा इसलिए, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है। इसका अच्छा एग्जांपल प्लांट्स होता है, ठीक है। मोर देन 2 sets of chromosomes, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लांट सिर्फ होता है जी, इसका बहुत सा एग्जांपल है, ठीक है। फिश के कुछ कैटेगरी में आता है, जैसे हम एग्जांपल जो दे रहे हैं, दिस इज प्लांट। अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द पॉलिडिटी, तो उसका आदत है। वर्ड ऐसा लिख रहा है, नहीं तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड हम लोग को बोलते बोलते आदत हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? दिस इज पॉलीप्लॉइड, ठीक है, उसका बात कर रहा है। 15 हुआ ना? 15. Among the living organisms, which one of the following is the most responsible factor for this bringing about the origin of new species? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के पिछला ही क्वेश्चन तो है जी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अगेन म्यूटेशन, ठीक है। ये तो पिछला में भी पूछा था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर का कौन सा बात करोगे? दैट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है ना। This is question number 16. This is question number 17. ठीक है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। इसको बनाएंगे एक बार, मुझे लगता है इसमें ऐड किया हूं स्लाइड, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये आपको रटना है, ठीक है, ये बढ़िया है, इसको याद कर लो, आगे क्वेश्चंस में दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? सबसे पहले हम लोग सबसे पहला एंसेस्टर का बात कर रहे हैं, दैट इज एप लाइक एंसेस्टर, ठीक है। मतलब 15 मिलियन ईयर्स का बात हो रहा है, उस समय कौन आया था? एप लाइक ऑर्गेनिज्म आया था। उसके बाद कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक सेकंड सॉरी, कभी कभार गलती से भी मेरे से बटन पुश हो जाता है। दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। पहले ही स्लाइड में देखे थे, याद है जब हम इमेज बनाकर दिखा रहे थे, तो कौन सा हुआ? एप लाइक एंसेस्टर के बाद कौन सा आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। उसके बाद होमो हेबिलिस, उसके बाद होमो इरिक्टस, ठीक है। आपको ऑर्डर बस पता होना चाहिए, दिस इज फैक्ट, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं, होमो हेबिलिस से भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। हम बस लिख दिए यही होता ही है, ठीक है। होमो इरेक्टस में भी 2 तरह का बात करते हैं। एक होता है जावा मैन, जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, जावा मैन और पेकिंग मैन, ठीक है। पेकिंग मैन और जावा मैन में अंतर है कि पेकिंग मैन बाद में आता है, ठीक है। जावा मैन के बाद कौन आता है? पेकिंग मैन, मतलब दिस इज मोर एडवांस देन जावा मैन, ठीक है। उसके बाद आप जानते होंगे ये 3 ऑर्डर हम लोग हमेशा से याद हो जाता है। एक्चुअली ये आप कम से कम याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है।
मतलब होमो इरेक्टस में जावा मैन और पिकिंग मैन, फिर आया निएंडरथल, फिर क्रो मैग्नन, और फिर हम लोग हैं होमो सेपियन। ठीक है, इसका मतलब हमारा एंसेस्टर कौन है? दिस इज क्रो मैग्नन। ठीक है, हमारा एंसेस्टर कौन है? क्रो मैग्नन। ऑर्डर अरेंज करने आएगा तो इसी में अरेंज करने दे देगा। ठीक है ना, क्लियर रखिएगा इसको, याद है? एप लाइक एंसेस्टर। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नेक्स्ट होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में दो याद किए आप, जावा मैन और पेकिंग मैन, उसके बाद निएंडरथल, क्रो मैग्नन, और फिर होमो सेपियंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था ना? हाँ चलो, ये लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन कौन सा होगा? अभी अब क्या याद किए? सबसे पहले हम लोग देखो, फिर से देखो, यहां से होमो इरेक्टस में जावा मैन और पेकिंग मैन, निएंडरथल, क्रो मैग्नन और होमो सेपियंस। ठीक है, तो यहां तो सिंपल है, दिस इज क्रो मैग्नन। ठीक है, यहां पर हो गया क्रो मैग्नन। ठीक है, द वर्ड डेनिसोवियन, ठीक है, सॉरी डेनिसोवन, ठीक है, इज समटाइम्स मेंशन इन द मीडिया इज रेफरेंस टू। देखो ये यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में यही है डेनिसोवन। ठीक है, दिस उसके स्कल से एक इमेज रिलीज करता है ना, वही है। ठीक है, पूरा मसल्स वसल्स देखते हो कितना अच्छा बनाता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो बेसिकली फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर्स, गलत बात है, आदमी का बात है, एंड अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, दिस इज करेक्ट। ठीक है, एक्चुअली में दिस वाज अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। ये होमिनिड मतलब वी कॉल इट एक्सटिंक्ट होमोनिड्स है। ठीक है, इसका इसी पर आया भी था कि दिस वाज एक्सटिंक्ट होमोनिड्स। ठीक है, इसमें आया था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको रटिएगा। ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज, देखो पहले वर्ड देखो, आर्कियोपेट्रिक्स। क्या है आर्कियोपेट्रिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कौन सा नंबर आ गया? 17 के बाद 18 और 19 होगा ना। देखो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली बर्ड, दिस इज एक्चुअली बर्ड विच इज जनरेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल से जनरेट होकर क्या हुआ? बर्ड्स में बन गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, दिस शोज दैट इज आर्कियोपेट्रिक्स। क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, तो पेट्रिक्स। ठीक है, तो आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? दिस इज एक्चुअली अ बर्ड विच originated from reptiles। ठीक है, तो आप कह सकते हो दिस इज एक्चुअली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यानी क्या हुआ? दिस इज द मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, दिस इज करेक्ट एक्चुअली। ठीक है, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड नहीं, रेप्टाइल नहीं है, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल। सो हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेटेड है, इसका मतलब क्या है? दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, देखो वैसे ही फोटो है। ठीक है, ये फोटो सही डाला हुआ है जी। ठीक है, याद रखने के लिए डाला गया है, एक बार देखो याद हो जाएगा। कौन है वो? कौन है? आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, कौन है ये? आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आर्कियोपेट्रिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल। अभी क्या बोल रहे थे हम, किसके बीच कनेक्ट कर रहा है? दिस इज रेप्टाइल से बर्ड में जनरेट हुआ, मतलब एव्स की कैटेगरी में आया है। ठीक है, तो रेप्टाइल एंड apes। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बर्ड विच इज मॉडिफाइड फ्रॉम द रेप्टाइल। ठीक है, तो ये पहला बर्ड है, दिस इज इन द जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में रहता था। ठीक है ना। अब मैमूथ का फोटो डाला हुआ है तो आगे बताने का जरूरत है कि मैमूथ एक एलिफेंट है। मैमूथ इज द एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे मैमूथ के बारे में। ठीक है, दिस इज एन एलिफेंट से ओरिजिनेट हुआ, मतलब एंसेस्टर एलिफेंट का। डायनासोर्स वर, अब पहला स्लाइड याद करो, इसलिए बोल रहे थे कि डायनासोर किसमें था? जुरासिक पीरियड में था। डायनासोर किसमें था? जुरासिक पीरियड में था। जुरासिक पीरियड किसमें था? मेसोजोइक में था। ठीक है, तो मेसोजोइक एरा में था, तो सॉरी मेसोजोइक इसमें पीरियड में था, मेसोजोइक एरा सही था। दिस इज डायनासोर का हुआ जुरासिक पीरियड और मेसोजोइक एरा। ठीक है, तो मेसोजोइक एरा में क्या था? ये बर्ड्स है क्या? नहीं, दिस इज मेसोजोइक में क्या है? रेप्टाइल्स में आएगा। ठीक है, तो डायनासोर उस समय का बात हो रहा है। डायनासोर्स वर, दिस इज मेसोजोइक एरा, उसका बात हुआ। ठीक है, समझ गया ना, वही मेसोजोइक वाला जो बात कर रहे थे वही बात लिखा हुआ है। अब देखो ये तो इमेज ही बना दिया है, सिंपल सा है। विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। जानते हो ये देखने में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। ठीक है,
क्या लिख दिया सेलेमेंडर पाइथन का, छोड़ देंगे जी एग्जाम में हम लोग, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन एक बार कॉमन सेंस लगाओगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। कॉमन सेंस यहां पर क्या लगाना है, ये तो खैर हम लिस्ट दिए हुए हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होने वाला है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वर्टिब्रेट मतलब फाइलम में वर्टिब्रेट देख रहे होंगे, ठीक है। जो वर्टिब्रेट है इसमें 5 वर्टिब्रेट मतलब समझो जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ का हड्डी, ठीक है, यानी वर्टिब्रेट वहीं से आया वो वर्ड है, ठीक है। जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम दिख गया उसको क्या बोले, वर्टिब्रेट, ठीक है। उससे पहले जितना है सब क्या है, इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, तब देखते हैं, ठीक है। अब इसको 5 क्लास में डिवाइड किया है, ये ऑर्डर यही है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या पढ़े थे तुम कि बेसिकली दिस, अभी हम लोग जब बात किए थे कि विच इज, एक सेकेंड, किसके बारे में बात किए थे, हाँ आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में। तो आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में आप क्या बात किए थे कि इट इज जनरेटेड फ्रॉम रेप्टाइल टू बर्ड, ठीक है, यानी ये कुछ नहीं है, ये ओरिजिनेशन का पैटर्न होता है, यानी फिश से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स और बर्ड्स से मैमल्स। अगर ये बात समझ में आ गया कि अच्छा ये कुछ नहीं, क्लास कुछ नहीं, ये सब ऑर्डर बना हुआ है कि इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इधर देख लो इमेज, ठीक है। अच्छा हमको इतना तो मालूम है कि भाई कंगारू तो है, ठीक है, मैमल्स है, ठीक है, कंगारू क्या है, मैमल है, ठीक है, कंगारू भाई सब क्या है, मैमल्स है, ठीक है। पाइथन देखो तो क्या है, रेप्टाइल, ऊपर है उसके सीरीज में, ऊपर है पाइथन, ठीक है। तो ये किस में आ गया, रेप्टाइल्स। अब सेलमेंडर जिसको नहीं मालूम है, ये सेलमेंडर है जी, ये जो है ये क्या है, सेलमेंडर है, ठीक है। तो सेलमेंडर क्या है, एम्फीबियन है, स्पेलिंग गलत हो गया, एम्फीबियंस है, एम्फीबियन से तो क्या ऑप्शन होगा, सेलमेंडर, पाइथन और कंगारू। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, ठीक है, ऐसे सुनने में। अब देखो ना, शार्क दे दिया है, तो शार्क तो फिश के कैटेगरी में है, तो क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं देखेंगे, ठीक है। हॉक दे दिया, हॉक तो आपका बर्ड्स की कैटेगरी में, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। प्रॉन्स तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब प्रॉन्स तो इस कैटेगरी में ही, मतलब दिस, ये जो फाइलम है इस कैटेगरी में ही नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उसको फिर फ्रॉग से कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली उसका तो बात ही खत्म हो जा रहा है, तो वो हट गया ऑप्शन। तो ऐसे भी यही होता है। तो बेसिकली ऐसे देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि हम कहां जानते हैं कि कौन पहले आया कौन बात आया, लेकिन जब बात समझोगे इसमें तो इसमें यही है कि ये ऑर्डर जो बना हुआ है एक के बाद दूसरा है, यानी फिश के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और बर्ड्स के बाद मैमल्स का बात करते हैं। आपको ये भी शायद पता होगा कि ये तीनों क्या है, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड है, और ये दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। अब कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड हम लोग टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अगेन हमारा रिवीजन ये शीट, ठीक है, रिवीजन शीट का आपको फायदा उठाना चाहिए, लिटरली अच्छा है ये, देखिएगा एक बार बढ़िया से, समझ में आ जाएगा क्या है। कुछ क्वेश्चंस तो नहीं होगा आपका, एक बार हम जल्दी से आपको रिवीजन शीट रीड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग क्या बात किए, हम लोग जूलॉजिकल टाइम स्केल का बात किए। आपको याद होगा हम लोग इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज ऐसे ही बात किए थे कि सबसे पुराना क्या है, इयॉन है, फिर एरा आया, फिर पीरियड, मतलब इसका सब डिवीजन करते गए और हम लोग फाइनली अभी एज में हैं, ठीक है। इसमें मेजर एरा और की पॉइंट्स दिया गया है। जैसे हम लोग सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा का बात कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा वही है जिसमें 88% हम आपको बोले थे कि ऑलरेडी सारा पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करके आपका लिख दिया गया है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री का बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्री मतलब सबसे बड़ा एरा कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन एरा है, ठीक है, क्योंकि उसमें 88% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री है, वहीं पर अर्थ का ओरिजिन, ओशियन और द अर्ली लाइफ फॉर्म्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जा रहा है दिस पैलियोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक। पैलियोजोइक क्या है, लाइफ एक्सपेंडेड रैपिडली स्पेशली इन द ओशियंस। यही सवाल पूछा भी है किसमें लाइफ स्टार्ट हुआ है, जो 20,000 करके दिया हुआ था, जिसमें हम बोले थे कि मिलियन ईयर्स में है, तो उसका बात है, ठीक है। तो यहीं पर लाइफ हुआ। यहीं पर कार्बोनिफेरस पीरियड है जिसमें एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ। अच्छा ये वाला पॉइंट हम आपको शायद बताना भूल गए थे, इसको याद रखिएगा कि लाइफ कब ऑरिजिनेट हुआ है ओशियन में, लाइफ कब ऑरिजिनेट हुआ है ओशियन में, सीधा बोलिएगा कौन सा,
कार्बिनोफेरस पीरियड, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी अब कहते हैं, क्या होगा ये जब आएगा? तो मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका मेसोजोइक एरा का बात हो रहा है, जैसे दिस इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, यानी रेप्टाइल्स ये सब आना चालू हो गया। डायनासोर्स भी उसी में है, ठीक है। डायनासोर्स अपीयर्ड इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है। तो पीरियड का अगर नाम याद रखना है, जुरासिक पीरियड, एक रफ ईयर दिया हुआ है, ठीक है। एंडेड विद द मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेजर माउंटेन्स कब हुआ है ये भी याद रखना, दिस इज इन द मेसोजोइक एरा, ठीक है। कब हुआ है? मेसोजोइक एरा में। चाहे आप एप्स का बात कर लीजिए विच इज इन द यूरोप, रॉकीज इन द यूएस, और हिमालय इंडिया का बात कर सकते हैं, एशिया लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। बाकी रीजंस को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सिनोजोइक एरा में देखिए तो इसमें कौन सा है? दिस इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। सीधा आएगा क्या? सिनोजोइक एरा, ठीक है। इसी में हम टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड का बात किए थे। इसी में डिफरेंट इपॉक्स का भी बात हुआ। ऊपर से नीचे आपको पूरा याद रखना है। होलोसिन से स्टार्ट करेंगे, उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत, उल्टा नहीं है, दैट इज पुराना संन्याय किया हुआ है। हम लोग याद किए हैं होलोसिन से प्लेस्टोसिन, होलोसिन और प्लेस्टोसिन को पहले याद किए, फिर प्लायोसिन, मायोसिन और ओलिगोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन, इस तरह से बात किए थे, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है यहां, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली से फॉन्ट साइज जानबूझ के छोटा रखा गया है ताकि आपको प्रिंट लेना हो तो आप सीधा इसका प्रिंट लेंगे और कुछ नहीं लेने का जरूरत है, और इसको लेकर रट लेंगे, ठीक है ना। देखिए इवोल्यूशन अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो आपको पता है शेयर तुरंत कर देंगे हम। इवोल्यूशन स्टार्ट्स अराउंड द 15 मिलियन ईयर्स अगो विथ ग्राउंड लिविंग एप्स लाइक क्रिएचर, ठीक है। एप्स का बात कर रहा है। इसी में हम लोग सबसे पहले देखे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में जावा मैन और पेकिंग मैन का बात किए, और उसके बाद निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस जो हम हैं, ठीक है। इसी में दिस डेनिसोवांस का भी बात किए जो कि एक्सटिंक्ट होमोनिड्स है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका बात किया है। ये न्यूज में रहा होगा, डीएनए एविडेंस से मिला था, इसलिए उस समय यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का बात किए हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर में देखो हम लोग एज ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं, दिस इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर तो पहली बात था नहीं। जब एटमॉस्फेयर बना तो उसमें बेसिकली डिफरेंट गैसेस था, ऑक्सीजन नहीं था। दैट वाज एक्चुअली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो गैसेस प्रेजेंट था दैट वाज मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड नियॉन, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस हैज नॉट बिगेन, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का बात कीजिएगा तो अर्थ अपने आप में एक डायनमो की तरफ बिहेव करता है, जिसमें मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है अपने आप में दिस पीरियडिकली रिवर्स करता रहता है, ठीक है। दिस रिवर्स इज रैंडम, इसलिए 10,000 ईयर्स भी हो सकता है और मिलियन ईयर्स भी लग सकता है इस पॉलरिटी को रिवर्स होने में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लामार्क का थ्योरी का बात की, दैट इज कॉल्ड लामार्किज्म, और उसमें जो बुक लिखे थे वो फिलॉसफी जूलॉजी का लिखे थे। उसमें जो कंसेप्ट दिए हैं, दिस इज अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज बेस्ड ऑन द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, जिराफ का नेक का बात करो या एक्वेटिक बर्ड्स का बात करो। डार्विन थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म। इसमें बेसिकली आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बात हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिए थे ये, ठीक है। की आइडियाज क्या है जो बाकी हम लोग देखे थे कि भाई ओवर प्रोडक्शन होगा जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा, और उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस विल सर्वाइव फॉर द, मतलब विच इज द फिटेस्ट विल सर्वाइव, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। वहीं म्यूटेशन थ्योरी का बात करो तो ये कौन दिया, ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस क्या बोल रहे थे, म्यूचुअल सिलेक्शन, ठीक है, म्यूचुअल सिलेक्शन, सॉरी म्यूटेशन, गलती से बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, म्यूटेशन, ठीक है। इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द सडन म्यूटेशन, न्यू स्पीसीज कैन अराइज इन वन जनरेशन, म्यूटेशन प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड कंसेप्ट्स है, कुछ साइंटिस्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला नाम इसमें शायद कार्लस लिनस का लिखा हुआ है, क्या होगा जी, रुक जाओ, ठीक है, कार्लस लिनस का नाम लिखा हुआ है। कार्लस लिनस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, यानी टेक्सोनॉमी जब बात करेंगे तो कार्लस लिनस से ही स्टार्ट करेंगे, इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। वहीं पर हम लोग इन्हीं का बात करते हैं, कार्लस लिनस का। एक्चुअल में दो बुक लिखे हैं, एक है सिस्टमा नेचर और दूसरा है स्पीसीज प्लांटेरम। कौन कौन सा बुक है, बुक नाम याद रखिएगा।
सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम स्टार्ट किए थे इसी बुक के थ्रू, जिसमें आप देखते हो कि जैसे हम लोग भी दो नाम पे हैं, दैट इज होमो सेपियंस, जीनस और स्पीसीज का बात करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। वहीं ग्रीगर मेंडल का देखोगे तो ग्रीगर मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वहीं दिस इनका स्टडी किस पर था, दिस वाज ऑन द पी प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिक्स का स्टडी यही किए थे, इनहेरिटेंस का थ्योरी वरी का बात, हेरिडिटी इनहेरिटेंस के थ्योरी का बात ये करते हैं, ठीक है। वहीं बिडल एंड दिस टैटम का बात किए थे हम लोग, ही प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, एक बार पूछा है। जैकब एंड मोनार्ड अब अगर देखोगे तो डेवलप ओपेरोन कॉन्सेप्ट, ये था किसके लिए, ये प्रोकैरियोट्स के लिए मिली जीन रेगुलेशन का बात किया है, ठीक है। वहीं हम लोग क्लासिफिकेशन दिस फाइलोजेनी एंड दिस लिंकिंग फॉर्म्स का बात करें तो वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन का सीक्वेंस देखोगे तो पाइसिस, पाइसिस के बाद कौन सा है, पाइसिस मतलब फिश होता है जी, ठीक है। एम्फीबियंस, हाँ ठीक है, रेप्टाइल्स, एप्स, फिर मैमल्स। एरो का साइन गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ क्या बना दिया जाए जी, ऐसे बना दिया जाए, समझ जाओगे, मैमल्स, ठीक है। एग्जांपल्स देखो इसमें हम लोग इसी से निकाले थे, कौन सा दिया हुआ था एग्जाम में, इसी से निकाला हुआ है, इसलिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक्स इसमें कौन कौन सा है, जैसे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है जो हम लोग जस्ट देखे थे, जैसे आर्क्योपेट्रेक्स का बात किया है, वो क्या है, रेप्टाइल से बर्ड बना हुआ है, उसका बात किया है। दिस इज द ओल्डेस्ट नोन बर्ड विच इवॉल्व्ड इन द जुरासिक पीरियड, तो जुरासिक पीरियड का बात हुआ है, मतलब इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। क्लियर है, अभी तो स्पीड पढ़ेंगे ना जी, हो चुका है टॉपिक, ठीक है। दिस पॉलीप्लोइडी का हम लोग बात कर चुके हैं कि मतलब विच इज हैविंग द मोर देन 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, इसी में हम लोग दिस इज कॉमन इन द प्लांट्स एंड इट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, इसका बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दिस वाज सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टेक्सोनॉमी करने वाले हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी में थोड़ा क्वेश्चंस का संख्या ज्यादा है, टेक्सोनॉमी को हम लोग 2 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 120 आई थिंक ज्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करने का कोशिश करेंगे। हालांकि पहले जैसे इसमें हम लोग टॉपिक में देखे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग डिटेल दिस एनालिसिस किए थे टॉपिक का, उसी तरह से टेक्सोनॉमी में भी पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, उससे बनाने में भी कम टाइम लगता है और आपको रटना भी ईजी हो जाता है। ये जो लास्ट में शीट्स है इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रिवीजन शीट भी यही रखिए, कम लिखा हुआ है, अगर कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सफिशिएंट पॉइंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।